नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम चर्चा करेंगे जो अंतर्निहित दो तीन जो कोण हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गया और उसके विरुद्ध क्योंकि उसने एक निर्णय दे दिया तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि साहब के खिलाफ। उसको लेकर हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने भी धारा 142 के विषय में काफ़ी अनर्गल बातें कह दी, जो कि उनका जो पद है उसके हिसाब से अगर वो इस पचड़े में ना फंसते, मुझे लगता है तो संवैधानिक पद की गरिमा बनी रहती है। परंतु उन्होंने उस गरिमा को नष्ट भ्रष्ट करने का पूरा ठेका ले लिया है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद उनसे प्रेरित होकर बीजेपी के लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, एमएलए इस तरह की बातचीत कर रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट को वो ही दिशा निर्देश देंगे तो ही सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम करेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम नहीं करेगी। विदित रहे कि जो चुनावी बॉन्ड थे उसको अवैध करार इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और इसी सुप्रीम कोर्ट ने रामलला मंदिर के मार्ग का भी प्रशस्त किया था। और ये हमारे सीजीआई उस समय के जो हुआ करते थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से प्रेरणा ली, तो उन्होंने संविधान से प्रेरणा नहीं ली थी। इस बात का खुलासा भी हुआ जब उन्होंने बाद में इस तरह की बात की और गणेश पूजन उन्होंने करवाया, तो हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री उनके घर भी गए। अब जो मुद्दा है वो आ गया निशिकांत दुबे जी के विषय में। वैसे तो ये हमेशा ही इन विवादों में रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आज कोई नया विवाद आया। इनका झगड़ा जो है वो महुआ मोइत्रा से, जो टीएमसी की सांसद हैं, उनसे बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक दूसरे को वो नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। क्योंकि महुआ मोइत्रा जब पढ़ी लिखी और सेंसिबल महिला हैं तो उनको अपनी सीमा में रहना पड़ता है, परंतु निशिकांत जी निजता पर भी उनके हमला करते रहते हैं यदा कदा जब उनको मौका मिलता है। अब उन्होंने जो नया बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो सांसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसे बंद कर देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ निशिकांत दुबे साहब से, क्या आपके पास इतनी ताकत संविधान ने दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देंगे? और आप बोल कर रहे हैं, आप ठहर कर सोचे तो सही, एक इतनी बड़ी संस्था संवैधानिक, क्या उसको बंद करना संभव होगा? कितने ही ऐसे वाक्य हैं, कितने ही ऐसे विषय हैं जिनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय दिए हैं और सही मायने में हमारे जो जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं 51-52, वो हमेशा ही बहुत अच्छे निर्णय सोच समझ कर दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अभी आर.एन. रवि साहब के बारे में दिया कि आप जब कोई सत्ता में, राज्यों में, विधानसभा में किसी पार्टी का बहुमत आ जाता है तो चीफ मिनिस्टर जो है वो 4-6 महीने उस राज्य को समझने में, जो उस समय की नज़ाकत को देखते हुए काम होते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं, फिर वो कोई प्रपोजल बनाते हैं, विधानसभा में पास कराते हैं और उसको पास कराने के बाद वो भेजते हैं गवर्नर साहब के पास उसको कानून बनाने के लिए या उस भलाई का काम करने के लिए उनकी सहमति वैधानिक तौर पर आवश्यक होती है तो उनके पास भेज दिया जाता है। परंतु जब देखने में ये आया कि 1-1.5 साल बीतने के बाद भी जब बार बार स्टालिन साहब ने उनको कहा
तो उन्होंने 10 जो थे बिल रोके हुए थे, उसमें 2 बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिए। अब क्योंकि समय बीतता जा रहा है तो 5 साल के लिए मात्र सरकार आती है, तो आप 2-3 साल ऐसे ही निकाल देंगे तो सरकार अपनी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट कैसे दे पाएगी। सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ आकर अटकता है। अब उन्होंने तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया निशिकांत जी ने। उन्होंने कहा देश ऐसी अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट अराजकता कर रहा है, ये प्रश्न है मेरा। क्या वो अराजक हो गया? और उन्होंने ये कहा कि सर्वोच्च अदालत ने उन मामलों में दखल दे रहा है जहाँ जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल हैं, वो अपने पास किसी विषय के जो प्रस्ताव आए हैं, जो कानून बनाने के लिए उनके पास आए हैं, उनको लेकर उसका बस्ता ठंडे बस्ते में डालकर उस विषय को और बैठे रहें उस पर कुंडली मारकर, ये उचित है क्या? आप अगर निर्णय नहीं लेंगे तो राज्य की उन्नति कैसे होगी? वो तो पिछड़ जाएगा। उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि संसद बंद कर देने की सिफारिश उन्होंने कर दी। कभी सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, कभी राज्यों की विधानसभा, कभी लोकसभा को बंद कर दो। अब उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में राज्यपाल की ताकतों को लेकर कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने राष्ट्रपति तक को ये सलाह दी थी कि 3 महीने के अंदर बिलों को मंजूरी मिल जानी चाहिए, और जो राज्य हैं उनके गवर्नर जो हैं, राज्यपाल, वो 1 महीने के अंदर अगर बिल को वापस भेज देते हैं और राज्य सरकार फिर से बिल पर चर्चा करके दोबारा से राज्यपाल के पास भेजती है, तो ये संवैधानिक उनका दायित्व है कि वो उसके ऊपर साइन करके भेजें, या वो राष्ट्रपति के पास भेज दें कि आप इस पर विचार करके हमें सलाह दें। हम जो है इस मामले में नाकाबिल सिद्ध हो रहे हैं। परंतु देखने में आया है जो विरोधी पक्ष है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की पार्टी नहीं है, वहां पर अक्सर इस तरह की बातें सुनने और देखने में आती हैं। अब क्योंकि दुबे साहब उनके बीजेपी के लाडले लोकसभा के सदस्य हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। कहाँ बाहर जा रहा है टहलने के लिए वो हमें नहीं पता, पर उन्होंने पुराना एक फैसला था उसका उदाहरण देते हुए ये कह दिया कि देश में धार्मिक युद्ध सुप्रीम कोर्ट भड़काने का, फैलाने का जिम्मेदार है। अब अगर पूछे जाए तो जहर से बुझे हुए जो बयान मोदी साहब, योगी साहब, अमित शाह, नड्डा जी, बहुत सारी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, इसके अंदर 20, 25, 30 लोग हैं, जिसके अंदर अनुराग ठाकुर भी है, कपिल मिश्रा भी हैं, और हमारे रमेश विधुड़ी भी हैं, और हमारे कौन हैं, अनुराग वर्मा साहब भी हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, उसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर भी हैं, और एक बिहार के बड़े ही विवादास्पद व्यक्ति भी हैं जो केंद्रीय मंत्री भी रहे और अभी भी हैं, वो भी इस तरह के जहर बुझे बयान देते रहे हैं। परंतु जब इस तरह की बातचीत आती है तो जैसे निशिकांत दुबे के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, ऐसे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने दिए गए व्यक्तियों द्वारा जो विवादास्पद बयान होते हैं उससे किनारा कर लेती है। ये सबसे अच्छी रणनीति होती है ताकि उससे बचा जा सके। अब अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो 28 जनवरी 1969 को बिहार के भागलपुर जिले के भवानीपुर में उनका जन्म हुआ। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, MBA के बाद PhD भी कर रखी है। ये बात कुछ साल पहले 2018 में ग्रामीण इलाकों की गरीबी जैसे गंभीर मुद्दे पर अपना शोध पूरा किया। हालांकि इस विषय में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, परंतु इस विषय में भी विवाद है। निशिकांत की जब लव लाइफ की बात की जाती है तो वो भी चर्चा में रहती है। हम उस विषय में जाना पसंद नहीं करते,
दरअसल 2000 में इस विषय में कुछ ऐसी बातें आई थी, एक नाम भी आया था, परंतु उनकी जो शादी है वो अनामिका गौतम से हुई है। उनके 2 बेटे हैं। अभी वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, देश में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देश की शिक्षा पर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसा विवादास्पद व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश भेज देता है और यहाँ पर धर्म की चाशनी ना वो चाट जाए या धर्म का धतूरा ना चाट जाए, इसलिए निशिकांत दुबे जैसा विवादास्पद आदमी अपने बच्चों को किनके खर्चों पर भेजता है, उनकी कमाई क्या है, उन्होंने कभी बताया कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं जब आप करेंगे सार्वजनिक तौर पर, तो आपके विषय में भी ये प्रश्न उठाए जाएंगे। राजनीति से पहले वो कॉरपोरेट की दुनिया में खूब नाम कमा चुके हैं। लंबे समय तक ईस्टर कॉरपोरेट के हेड के पद पर वो सेवाएं दे चुके हैं। कॉरपोरेट की दुनिया ने ही उन्हें राजनीति की दुनिया से अवगत कराया। उनकी मुलाकात बड़े बड़े राजनेताओं से भी है। तो हम अगर बात करें, कुछ साल पहले तक एक शब्द काफ़ी चर्चा में था, वो था कैश फॉर क्वेरी। यह विवाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ही आरोप लगा दिया था कि टीएमसी पैसों के बदले संसद में प्लांटेड सवाल पूछती है। तो जो इस तरह का व्यक्ति अनर्गल आरोप लगाता हो, राजस्थान की प्रताप यूनिवर्सिटी में दुबे ने फर्जी डिग्री हासिल की थी, ये भी बात बहुत ज़्यादा चर्चित है। विवाद नहीं करते, उन्होंने कहा कि वो अब यहाँ तक कहते हैं कि विवाद नहीं करते, बल्कि उनके साथ विवाद हो जाता है। तो कैसे हो जाता है साहब विवाद? जब आप बयान नहीं देते, आप समझदारी के बयान देते हैं, तो उसके बाद विवाद होता कैसे है? ये बात मेरी समझ से कम बाहर है। और उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब जिम्मेदार हैं, धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब बताओ, इतनी बचकानी बात आप कह रहे हो, इतनी हल्की बात आप कह रहे हो, कौन आपको ठीक ठहराएगा? बीजेपी ने ही आपसे किनारा कर लिया और ये कहा कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अब निशिकांत ने कहा कि धारा 377 आईटी एक्ट और मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए उन्होंने। अब ये आर्टिकल 377 है, इसके विषय में मैं बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो सेंसिटिव इशू होते हैं उन पर इस तरह की बातचीत करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उन्होंने कहा कि एक पुरुष दूसरी महिला से अगर कोई उनके संबंध हैं तो तीसरे की कोई जगह नहीं होती। जितने भी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई हों, सभी मानते हैं कि ये जो है वैसे अपराध की श्रेणी में आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी विस्तृत चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा। आर्टिकल 141 का अध्ययन किया है। आर्टिकल कहता है, उन्होंने कहा कि हम जो कानून बनाते हैं वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू होता है। आर्टिकल 368 कहता है कि देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार है और उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। मंदिर मस्जिद विवाद जो सनातन की परंपरा रही है, लाखों सालों की परंपरा रही है, जब राम मंदिर का विषय आता है तो वो कहते हैं कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा तो कहेंगे कागज दिखाओ। ज्ञान व्यापी का मामला आएगा तो कहेंगे कागज दिखाओ। परंतु जब स्वयं का मामला आएगा तो वो कहेंगे हमारा ये आस्था का विषय है, हम आस्था के बल पर काम करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, और इस पर जो हमारे जयराम रमेश साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, भारतीय जनता पार्टी सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहा है, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने भी उनकी भर्त्सना की है और उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं सुप्रीम कोर्ट का होता है। और आप पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़,
उन्होंने भी कहा है कि ये जो उन्होंने बयान दिया है ये घटिया और निचले स्तर का है और निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अब मानना कि कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और उनको जेल भेज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं अशोक कुमार गांगली साहब, उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अब ये जो बात है 17 अप्रैल को धनखड़ साहब ने भी कही कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, परंतु मेरा मानना इससे कुछ विपरीत है। उन्होंने कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती, संस्थाएं पारदर्शी से ही मजबूत होती हैं, जांच से नहीं डरना चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल का अभियोजन से छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जगदीप धनखड़ साहब, आपने जो बंगाल में किया उसकी उस राज्यपाल के रहते हुए भी आपकी जांच करनी चाहिए। और जो आप इस तरह के बयान देते हैं वो अनर्गल बयान देते हैं। आप तो यहाँ तक कह देते हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मैं तो जाट हूँ और जाटों को जो है घेर लिया जाता है। तो ये इस प्रकार के जो ओछे बयान आप देते हैं, निचले स्तर पर जाकर आप बीजेपी के प्लेयर बनकर राज्यसभा के अंदर सभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर आप निष्पक्षता नहीं रखते, पारदर्शिता नहीं रखते। आपके खिलाफ भी नो मोशन एक प्रस्ताव आया था जो 50-60 हमारे सांसद हैं उन्होंने दिया था, आपने उस पर तो कोई बात नहीं कही। 18 अप्रैल को सिब्बल साहब ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मात्र नाम का मुखिया होता है। उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब के बयान पर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ। किसी संस्था पर पूरे देश में भरोसा किया जाता है, यह न्यायपालिका है और न्यायपालिका अपने विवेक के साथ साथ सोच समझ के साथ जो पिछले अनुभव होते हैं उनके साथ हमारे CJI साहब काम करते हैं। उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति की बात सुनकर मैं हैरान हूँ और उपराष्ट्रपति से प्रेरित होकर ही निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया है। 8 अप्रैल को ये विवाद जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शुरू हुआ था वो आगे से आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी व्यक्ति संयम नहीं रखेगा, अपने वक्तव्य में ऐसी बात नहीं रखेगा कि वो संविधान को मानने वाला व्यक्ति है, वो लोकतंत्र में विश्वास करता है, तो उसकी भर्त्सना होगी। कहते हैं कि कहना कुछ और होना कुछ और। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि कहना तीनू सुनाना नूनू, मतलब अपनी बेटी को सुनाना और बहू के लिए संदेश देना, ये लोकतंत्र में नहीं चलता। लोकतंत्र में आपको सीधी बात कहनी होती है और जो निचले स्तर के ओछे बयान होते हैं, जैसे कि मोदी साहब ने भी कहा है आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी बेटी को उठाकर ले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे घटिया स्तर के बयान हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने भी दिए। और अमित शाह ने जिस प्रकार ऐसे कह दिया कि अंबेडकर 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 की आप बात करते हैं, इतनी बार अगर आप राम का नाम लेते तो आपका उद्धार हो जाता। तो मैं इन सारे बयान और इन सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इसका पुरजोर विरोध भी करता हूं और इनकी भर्त्सना भी करता हूं। इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा और हम जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल बेबाक और स्पष्ट कहते हैं। हम किसी प्रेशर में काम नहीं करते, हम जनता की आवाज़ बनकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आप हमारे चैनल को, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब भी अवश्य करें, जिससे हमारी नैतिक जो मूल्य हैं वो और उच्च आदर्शों की तरफ जाएं। हम पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी लगन से आपके सामने इस प्रकार के विचार और ये सारे मुद्दे आपके सामने रख पाएँ। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें और हमारी बातों को अगर पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ आपसे आज्ञा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।